क्या आपने कभी दिन के उजाले में डर को महसूस किया है, या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि गर्मियों का समय हो और आप अपने घर पर बिल्कुल अकेले हों? सूरज अपनी चरम सीमा पर हो, सड़कें बिल्कुल सुनसान हो और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा हो, और आप अपने घर में बिना मोबाइल और टीवी के बस बैठे हों, तो इस सन्नाटे में भी एक अलग ही डर होता है। जब कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, घर में आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं, लेकिन किसी के भी होने का आभास नहीं होता है। और ऐसे माहौल में घर में रखी हुई नॉर्मल से नॉर्मल चीजें भी आपको डराने का काम करती हैं। यहाँ तक कि बच्चों के खिलौनों में रखी हुई गुड्डे और गुड़ियां भी आपको डरा देते हैं। और आज अपने इस वीडियो में हम बिल्कुल एक ऐसी ही अलग हटकर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो वैसे कोई हॉरर फिल्म नहीं है, और ना ही इसमें कोई बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े बड़े नाखून वाला और बड़े बड़े बालों वाला सफेद कपड़ा पहने हुए भूत हमें डराने का काम करता है, और ना ही इसमें हमें रात में अजीबोगरीब तरह से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें डराती है। फिल्म का नाम है 13B फियर हैज अ न्यू एड्रेस, और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि शायद ये बॉलीवुड में बनी अभी तक की अपने किस्म की सबसे अंडररेटेड फिल्म होगी, जहां फिल्म की कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि आप इसके एक एक किरदारों से, एक एक सीन से बिल्कुल पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, और अब अगले ही पल क्या होगा आप ये जानने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं। साल 2009 में रिलीज हुई ये फिल्म इतनी यूनिक रही कि आगे चलकर इसको हॉलीवुड वालों ने भी रीमेक किया था। वैसे अक्सर आपने यही सुना होगा कि ये बॉलीवुड फिल्म किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है, लेकिन 2009 में आई फिल्म 13B इतनी यूनिक रही, इसकी स्क्रिप्ट इतनी यूनिक थी कि आगे चलकर हॉलीवुड वालों ने इसका रीमेक बनाया। लेकिन इस फिल्म का कंसेप्ट इतना अलग और इतना नया था कि 2009 में लोग इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए थे, और उस समय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई थी। लेकिन आगे चलकर जब लोगों ने धीरे धीरे ये फिल्म देखी, तो ये फिल्म आज एक कल्ट फिल्म बन गई है, और आप में से भी कई लोगों ने ये मास्टरपीस फिल्म जरूर देखी होगी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इस फिल्म के बनने के पीछे की बहुत सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं, और कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फिल्म की शूटिंग के टाइम पर हो रही थीं। और वाकई में क्या 13 सच में एक अशुभ नंबर है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे कहते हैं कुछ घर अपने अंदर सिर्फ यादें नहीं बल्कि राज भी रखते हैं, और जब वो राज 13वीं मंजिल पर छुपा हो तो कहानी डर और सस्पेंस से भर जाती है। जहां फिल्म की कहानी शुरू होती है जब एक फैमिली एक नए अपार्टमेंट में रहने के लिए आती है, और इनका फ्लैट होता है 13वीं मंजिल पर। और जैसे ही ये फैमिली उस फ्लैट में रहना स्टार्ट करती है, तो वहां पर इनके साथ में अजीबोगरीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। कभी गैस पर रखे हुए दूध का फट जाना, कभी अचानक से बल्ब का फूट जाना, और भगवान की तस्वीरों का दीवारों पर ना लटक पाना। और ऐसे माहौल में इनके घर में रखी हुई एक टीवी में एक नया सीरियल स्टार्ट होता है, जो ये सारे घर वाले देखना शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होता है कि इस सीरियल में दिखने वाले सारे के सारे किरदार उनकी फैमिली के रियल किरदारों से मेल खा रहे हैं, और जैसा जैसा और जो भी घटनाएं इस सीरियल में हो रही होती हैं, वही घटनाएं इनके परिवार के साथ में रियल में होने लगती हैं। और धीरे धीरे हंसी खुशी के साथ शुरू हुआ टीवी पर यह सीरियल इनके लिए जिंदगी और मौत बन जाता है। 6 मार्च 2009 होली के वीकेंड पर यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, और उस समय इसका क्लैश हुआ था फिल्म ढूंढते रह जाओगे के साथ में। लेकिन ये दोनों ही फिल्में उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थीं। इसमें हमें नजर आए थे आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेड़ेकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू, मुरली शर्मा और पूनम ढिल्लन। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की कमान संभाली थी साउथ के जाने माने डायरेक्टर विक्रम कुमार ने। वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म हिंदी और तमिल दोनों ही भाषाओं में एक साथ बनी थी, जहां इसके एक एक सीन को हिंदी और तमिल अलग अलग भाषाओं में शूट किया गया था, और यहाँ पर इनके कलाकार भी अलग अलग थे। जहां तमिल में इसका नाम रखा गया था यवरम नालम, यानी कि सब ठीक है। जहां इसके हिंदी और तमिल वर्जन में हमें आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेड़ेकर, दीपक डोबरियाल, संपत राज और धृतिमान चटर्जी जैसे एक्टर्स कॉमन नजर आए थे। तो वहीं जहां हिंदी वर्जन में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल मुरली शर्मा ने निभाया था, तो वहीं तमिल वर्जन में रवि बाबू ने ये रोल निभाया था। जहां हिंदी वर्जन में हमें मां के रोल में पूनम ढिल्लन नजर आई थी, तो वहीं तमिल वर्जन में मां के रोल में शरण्या पूनावनम नजर आई थी। इस तरह से कुछ और भी किरदारों में हिंदी और तमिल वर्जन के हिसाब से बदलाव किया गया था। वैसे आपको बता दें कि विक्रम कुमार ने पहले ओरिजिनली इसका स्क्रीन प्ले तमिल में ही लिखा था, लेकिन बाद में जब इसको हिंदी में बनाने का भी प्लान हुआ, तो इसके स्क्रीन प्ले को हिंदी में ढालने के लिए मदद की थी अभिनव कश्यप ने, जो जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप के छोटे भाई हैं, और अभी अपने कई इंटरव्यूज में वो सलमान खान के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
वैसे इसके डायरेक्टर विक्रम कुमार के बारे में भी आपको बता दें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जाने माने कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर प्रियदर्शन सर के अंडर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी, जहां उनके अंडर में फिल्म मेकिंग की कई बारीकियां सीखने के बाद उन्होंने साल 1998 में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था साइलेंट स्क्रीम, और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। और इसके बाद उन्होंने तमिल और तेलुगु में इश्तम और अलाई जैसी फिल्में भी बनाई, लेकिन ये फिल्में कुछ खास सफल नहीं हो पाई थीं। वैसे आपको बता दें कि विक्रम कुमार ने 13B के बाद भी ऐसी कई ट्विस्टेड फिल्में बनाई हैं, जिनमें मनम, सूर्या की फिल्म 24, नानीज गैंग लीडर और नाग चैतन्य के साथ में बनाई गई वेब सीरीज धोता भी शामिल हैं, जिसकी कहानी भी काफी हद तक इसी के जैसी है। लेकिन अफसोस की बात है कि विक्रम कुमार के द्वारा इतनी अलग और यूनिक फिल्में बनाने के बावजूद भी उन्हें वो नाम और मुकाम नहीं मिल पाया है। फिल्म को वाइड एंगल क्रिएशंस के बैनर तले सुरेश बालाजी और जॉर्ज पीयूष ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी PC श्रीराम की थी और म्यूजिक कंपोज किया था शंकर एहसान लॉय ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स और इसकी अलग अलग थीम को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे, जिनमें से टीवी सीरियल में आने वाला एक गाना सब खैरियत है, इसके अलावा बड़े से शहर में ओ सेक्सी मामा, आसमां ओढ़कर और 13B की थीम के अलावा और भी कई रिमिक्स गाने रखे गए थे। हालांकि फिल्म का म्यूजिक और गाने वैसे तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन ये गाने और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की थीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा था। गानों के लिरिक्स लिखे थे नीलेश मिश्रा ने और इन गानों में आवाजें थीं शंकर महादेवन, KS चित्रा, कार्तिक, अनुष्का मनचंदा, बाबा सहगल और लॉय की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो हम इसके हिंदी वर्जन की बात करेंगे, जहां इसका टोटल बजट रखा गया था लगभग 12 करोड़ रुपए और उस समय इसके हिंदी वर्जन ने इंडिया में लगभग 7 करोड़ 36 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। तो वहीं इसके हिंदी वर्जन ने वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इसका हिंदी वर्जन तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा था। हालांकि हिंदी वर्जन के फ्लॉप रहने के बावजूद भी इसका तमिल वर्जन सुपर डुपर हिट रहा था, क्योंकि वहां पर लोग ऐसी अलग अलग तरह की कहानियां देखना पसंद करते हैं और ऐसी फिल्मों को सपोर्ट भी करते हैं। तो हिंदी और तमिल अगर दोनों वर्जन्स को मिलाकर देखा जाए तो इसने लगभग 23 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये हिट रहा था। इसके हिंदी वर्जन को लगभग 550 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 12 लाख लोग ही आए थे। और 2009 में तो बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में ये 39वें नंबर पर रही थी। वैसे 2009 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर हम एक नजर डालें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी 3 इडियट्स, दूसरे नंबर पर थी लव आजकल, तीसरे नंबर पर थी अजब प्रेम की गजब कहानी, चौथे नंबर पर थी वांटेड और 5वें नंबर पर थी दे दनादन। और 13B को IMDb पर लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। डायरेक्टर विक्रम कुमार की साल 2001 और 2003 में आई इश्तम और अलाई जैसी फिल्में कुछ खास नहीं चल पाई थीं और इसको उन्होंने अपने बिल्कुल दिल पे बैठा लिया था और फिल्मों से लगभग 6 सालों के लिए वो दूर हो गए। इसके बाद विक्रम कुमार के दिमाग में केवल एक बात थी कि उन्हें एक ऐसी कहानी लिखनी है जिसके बारे में लोगों ने इसके पहले तक सोचा तक ना हो। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई अलग अलग तरह की कहानियां लिखी, लेकिन उन्हें कोई ऐसी परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं मिल पा रही थी। उन्हीं दिनों उन्होंने नोटिस किया कि हर घर में टीवी का कितना जबरदस्त क्रेज है और हर कोई टीवी देखता है। ये वो समय था जब धीरे धीरे मोबाइल और इंटरनेट लोगों के बीच में आना जस्ट शुरू ही हुए थे, लेकिन ये उतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे जितनी पॉपुलर उस समय टीवी थी और हर घर में टीवी देखी ही देखी जा रही थी। जहां घर की महिलाएं हों, बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग हों, हर कोई टीवी पर अपने प्रोग्राम देखता ही देखता था। और बस यहीं से विक्रम कुमार के दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया कि कैसा हो कि अगर टीवी पर आने वाला सीरियल आपकी रियल जिंदगी को ही दिखा रहा हो। हालांकि उस समय ये बस एक छोटा सा आइडिया था, लेकिन विक्रम कुमार को टीवी के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी बनानी थी और लगभग 2007 के आसपास उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू की थी और 6 महीनों के अंदर ही उन्होंने ये पूरी कहानी तैयार कर ली, जहां इसके एक एक किरदार, इसकी एक एक सिचुएशन और सारे के सारे सीन उन्होंने स्क्रिप्ट में लिख लिए थे। और विक्रम कुमार सबसे पहले इस स्क्रिप्ट का आइडिया लेकर आर माधवन के पास ही गए थे और उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई। यहाँ पर आपको बता दें कि विक्रम कुमार काफी पहले से ही आर माधवन के साथ में एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे और इसके पहले उन्होंने आर माधवन को कई कहानियां सुनाई भी थी, लेकिन विक्रम कुमार की इसके पहले तक कोई भी फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई थी और वो काफी नए डायरेक्टर थे। इस वजह से आर माधवन उन्हें हमेशा टालते ही रहे थे और आर माधवन उनसे हमेशा बोलते कि वो कोई ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आए जो बहुत ही यूनिक हो, तभी वो उनके साथ में काम करेंगे। और फाइनली जब विक्रम कुमार आर माधवन के पास में इस कहानी का आइडिया लेकर गए तो उन्हें ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए।
यहाँ तक कि आर माधवन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब विक्रम कुमार ने उन्हें इस फिल्म की कहानी सुनाई थी तो ये कहानी और ये आइडिया सुनने के बाद उनकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई थीं और वो सोच में पड़ गए थे कि आखिर विक्रम कुमार ऐसी कहानी सोच भी कैसे सकते हैं। आर माधवन का जो लुक है और उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही सिंपल है और इस किरदार के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस थे। हालांकि उनके फाइनल हो जाने के बाद इसमें उनके अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले और भी एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया था, जिनमें सबसे पहली थी करीना कपूर, जो उन दिनों और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग कर रही थीं और इसके लिए समय नहीं निकाल पा रही थीं। वैसे आपको बता दें कि उन्हीं दिनों करीना कपूर आर माधवन के साथ में 3 इडियट्स में भी काम कर रही थीं, लेकिन इसमें वो आमिर खान के अपोजिट थीं। खैर, करीना कपूर के इसके लिए मना कर देने के बाद में ईशा देओल को भी अप्रोच किया गया, लेकिन किसी कारण से वो भी इसमें काम नहीं कर पा रही थीं। और बाद में फाइनली इसके लिए नीतू चंद्रा को अप्रोच किया गया, जो इसके पहले गरम मसाला, ट्रैफिक सिग्नल और 1, 2, 3 जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी थीं। हालांकि नीतू चंद्रा पटना बिहार की रहने वाली थीं और उस समय उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया था कि उन्हें तमिल बोलना बिल्कुल भी नहीं आती है। और बाद में इसके मेकर्स ने उन्हें तमिल सिखाने में बहुत मदद की और फाइनली नीतू चंद्रा ने ही इसके तमिल वर्जन को भी डब किया था, जहां नीतू चंद्रा ने अपने डायलॉग्स को तमिल में बोलना अच्छे से सीख लिया था और इसके तमिल वर्जन में उन्हीं की आवाज थी। और इसके बाद तो नीतू चंद्रा ने आगे चलकर कई और तमिल फिल्मों में भी काम किया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि नीतू चंद्रा के अलावा जाने माने मराठी एक्टर सचिन खेड़ेकर को भी तमिल बोलना बिल्कुल भी नहीं आती थी और ये उनकी तमिल डेब्यू फिल्म थी और इसमें उनका किरदार भी काफी दमदार था और वो चाहते थे कि इसके लिए वो अपनी आवाज खुद ही डब करें। और वाकई में उस समय सचिन खेड़ेकर ने अपने डायलॉग्स को तमिल में बोलने के लिए बहुत मेहनत की थी, जहां एक तो फिल्म के सेट पर आर माधवन ने भी उन्हें तमिल बोलने में काफी हेल्प की। इसके अलावा सचिन खेड़ेकर को इसमें उनके किरदार के डायलॉग्स की एक सीडी तैयार करके दी जाती थी, जिसको वो कई बार रिपीट मोड में सुनते थे कि किस तरह से उन्हें अपने डायलॉग्स को तमिल में बोलना है और कहां पर अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन लाना है। और इस तरह से फाइनली कई दिनों की मेहनत के बाद में सचिन खेड़ेकर ने इसके हिंदी वर्जन के अलावा तमिल में भी अपनी खुद की ही आवाज दी थी। इसमें हमें जो बड़ा सा अपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है जहां पर ये लिफ्ट लगी होती है, उसकी शूटिंग कहीं और की गई थी और जो इनके फ्लैट के अंदर की लोकेशन हमें देखने के लिए मिलती है उसका पूरा का पूरा अलग से सेट लगाया गया था, जिसके लिए चेन्नई के एगमोर एरिया में ये पूरा विशाल सेट तैयार किया गया था, जहां फिल्म की टीम ने ये पूरा फ्लैट, दरवाजे, गलियारे, रसोई और यहां तक कि बाथरूम भी तैयार किए थे। और आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा सेट ऊपर 13वीं मंजिल पर नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर पर ही लगाया गया था, जहां इस फ्लैट के अलावा अगल बगल में और भी कई कमरे बनाए गए थे जहां पर इसके क्रू मेंबर्स रुकते थे। और लगभग 75 दिनों में ये फिल्म पूरी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग के टाइम पर फिल्म की कास्ट और क्रू मेंबर्स को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कई बार तो ये मुसीबतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ता था। यहाँ तक कि खुद आर माधवन ने इसके शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया कि कई घटनाएं तो ऐसी थीं जिनके ऊपर इन्हें यकीन तक नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि कई बार शूटिंग के टाइम पर कहीं पीछे बल्ब के फूटने की आवाज आती, कई बार लाइट के गिरने की आवाज आती, तो कई बार ऊपर से किसी टाइल्स के गिरने की आवाज आती। कभी अचानक से बीच सीन में ही चलते चलते कैमरा बंद हो जाता, जबकि कोई कैमरा बंद करता भी नहीं था। आर माधवन ने बताया कि जैसा इसकी कहानी में था कि दिन के 1 बजे टीवी अपने आप चलने लगता था और ये सीरियल आने लगता था, तो उन्होंने बताया कि फिल्म के सेट पर 1 बजे कुछ न कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना जरूर होती थी। कभी अचानक से पीछे रखा पंखा तेज से चलने लगता, तो कभी किसी का सिर बहुत जोर से दुखने लगता। और उन्होंने बताया कि ऐसा केवल एक दिन नहीं बल्कि लगातार कई बार ऐसा ही हो रहा था। इस वजह से बाद में इन सब ने यह डिसाइड किया कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा और उसके बाद में वो शूटिंग करेंगे। वैसे आप जानते ही होंगे कि दिन के 1 बजे को भी 13 ही लिखते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी फिल्म की मेकिंग के दौरान 13 इतना कॉमन सा हो गया था कि इसको देखने के बाद उन्हें डर सा लगने लगा था। कई बार फ्लाइट से कहीं जाते तो उनका सीट नंबर 13 होता, कई बार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते तो टेबल भी 13 नंबर की ही मिलती। हालांकि उन्होंने बताया कि ये शायद कोइंसिडेंस ही था, लेकिन वो 13 को अनलकी नहीं मानते हैं। लेकिन फिल्म के सेट पर ये सारी घटनाएं उस समय हो रही थीं, इसके वो साक्षात गवाह हैं। यहाँ तक कि आगे चलकर तो उसके मेकर्स हर महीने की 13 तारीख को इसकी शूटिंग रखते ही नहीं थे। माधवन ने फिल्म के सेट पर एक डरावनी घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब वो रात में अकेले बैठकर एक सीन की रिहर्सल कर रहे थे और वहां उस सीन के दौरान उनके साथ में कमरे में कोई और नहीं था, लेकिन जैसे ही उनका ये सीन हो गया तो पीछे से किसी की आवाज आई, शॉट ओके है। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था।
और इस तरह से पूरे फिल्म की शूटिंग के दौरान 13 नंबर से जुड़ी हुई इन घटनाओं ने वाकई में इसके कास्ट और क्रू मेंबर्स को हैरान कर दिया था। वैसे आर माधवन ने बताया कि शायद ये कोइंसिडेंस ही था, क्योंकि उन दिनों वो लगातार 3 ऐसी फिल्में कर रहे थे जिनमें 3 आ रहा था, जैसे 13B, 3 इडियट्स और 3 पत्ती। वैसे इस पूरी फिल्म को जो डरावना बना रहा था वो थी इसकी लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक। जहां आपने इसकी सिनेमेटोग्राफी और लाइटिंग में एक खास पैटर्न नोटिस किया होगा कि इसके कलर बहुत ज्यादा खिलकर हमें नजर नहीं आ रहे थे। कलर हमें पर्दे पर नजर तो आ रहे थे, लेकिन ये बड़े ही फेड और अलग ही किस्म के थे, जो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन को और ज्यादा डरावना बना रहे थे। लेकिन जब लास्ट में सब सही हो जाता है तो हमें इसके कलर बहुत अच्छे और खिले खिले नजर आने लगते हैं। एक्चुअली इसकी सिनेमेटोग्राफी जाने माने सिनेमेटोग्राफर पीसी श्रीराम ने की थी और इसके सेट पर कंट्रोल्ड लाइटिंग और साउंड रखा गया था। मतलब पूरे सेट पर ऐसी लाइटिंग लगाई गई थी जिसको अपने सीन के डिमांड के हिसाब से कम या ज्यादा किया जा सकता था। और इसके हर सीन में उन्होंने कैमरा और लाइट को ऐसे सेट किया था जिससे कि दर्शकों को हर सीन में एक घुटन सी महसूस होने लगे। खासकर से जब तक फ्लैट के अंदर के सीन है और जब भी फ्लैट के बाहर के सीन हमें देखने के लिए मिलते तो थोड़ी नॉर्मल लगने लगता था। और इस बारे में पीसी श्रीराम का ये कहना था कि इस फिल्म में हॉरर सिर्फ चिल्लाने या भूत दिखाने से नहीं आएगा, डर आएगा उस सन्नाटे से जो कि उस फ्लैट के अंदर है। और वाकई में उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा जंप स्केयर का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने परछाई को, टीवी की छाया को, लैंप की हल्की रोशनी और अंधेरे को ही किरदार बना दिया, जो देखते टाइम पर वाकई में लोगों को डर लग रहा था। चाहे लिफ्ट के इस सीन में कुत्ते के साथ में इस अंधे का मिलना हो, ये सारे सीन वाकई में काफी डरावने थे। वैसे आपको बता दें कि इसमें अंधे व्यक्ति का ये रोल निभाया था धृतिमान चटर्जी ने, जो कि जाने माने एक बंगाली एक्टर हैं और उन्हें हिंदी और तमिल बोलना काफी अच्छे से आती थी और उन्होंने इन दोनों ही वर्जन में यही सेम रोल निभाया है। पूरी फिल्म के हर शॉट को पहले तमिल में शूट किया जाता और बाद में सेम उसी शॉट को हिंदी में भी शूट किया जाता। उस समय फिल्म को तमिल के अलावा हिंदी में लाने का आइडिया भी माधवन का ही था और उस समय आर माधवन कई हिंदी फिल्मों में नजर भी आ रहे थे। और उस समय हिंदी में इसका वर्किंग टाइटल पहले चैनल रखा गया था, लेकिन बाद में इसको बदलकर 13B रख दिया गया था। फिल्म की अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे जहां पर नंबरिंग चलती है तो वहां पर हमें बहुत सी आईसी और डायोड नजर आते हैं। और अगर आप इस पूरे पैटर्न को समझेंगे तो यहाँ पर हमें एक टीवी बनती हुई नजर आ रही है। और इसमें हमें जो टीवी देखने के लिए मिलती है वो ओनिडा की टीवी थी और इस टीवी का मॉडल था पॉइजन। फिल्म के कई सीन में हमें थोड़ी बहुत गलतियां भी नजर आती हैं, जैसे इसका एक सीन था जब इनके यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन आता है और पूजा के कमरे में भगवान की तस्वीरों को टांगने के लिए यहाँ पर ड्रिल करने लगता है। तो यहाँ पीछे हमें एक इलेक्ट्रिक सॉकेट नजर आता है जहाँ पर वो उसका प्लग लगाता है और यहाँ पर उसको जोर का झटका लगता है और वो अपनी मशीन लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन शाम को ही जब आर माधवन यहाँ पर आते हैं और हमें सेम यही कमरा नजर आता है और वो एक हथौड़ा लेकर कील को ठोकने लगते हैं, तो अब आप यहाँ पर पीछे की दीवार को नोटिस करेंगे तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट नजर नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल प्लेन है। वैसे फिल्म में और भी हमें कुछ सीन में ऐसी माइनर सी गलतियां नजर आती हैं, लेकिन हम गलतियों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वाकई में फिल्म बेहतरीन थी और हम इसमें ऐसी छोटी छोटी गलतियां निकालकर फिल्म को खराब करना नहीं चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि जब इसका हिंदी और तमिल वर्जन एक साथ रिलीज किया गया था तो उस समय इसके तमिल वर्जन को UA सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन इसके हिंदी वर्जन को A सर्टिफिकेट दिया गया था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो A सर्टिफिकेट के हिसाब से ना तो इसमें कोई ऐसा डरावना सीन था और ना ही कोई ऐसा वल्गर सीन था, लेकिन शायद हो सकता है कि इसके पर्टिकुलर एक सीन की वजह से इसको A रेटिंग मिली हो, जिस सीन में आर माधवन अपने घर पर एक कामसूत्र की किताब लेकर आते हैं और नीतू चंद्रा इसको पढ़ना शुरू करती हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा सीन था जिसकी वजह से इसको A सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए था। वैसे गौर करने वाली बात ये रही कि इसके सेम तमिल वर्जन को UA सर्टिफिकेट दिया गया था। आपको बता दें कि इस फिल्म को एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन एंटरटेनमेंट पब्लिकेशन कोलाइडर ने इसको एकदम ओरिजिनल और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन हॉरर फिल्म में काउंट किया है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म को कुछ जापानी हॉरर फिल्मों के जैसा रखा गया था और कलर ग्रेडिंग भी वैसी ही रखी गई थी, जिसको टेक्निकल टर्म में जे हॉरर फिल्म भी बोलते हैं। इस फिल्म को आगे चलकर संघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया, जहां पर भी लोगों ने इसकी बहुत सराहना की। और आपने अगर ये फिल्म देखी हो तो आपको इसकी एंडिंग जरूर याद होगी, जहां पर इसकी ओपन एंडिंग रखी गई थी, जहां इसका एक सीक्वल पार्ट भी बनाया जाना था और इस बार ये भूत टीवी से नहीं बल्कि मोबाइल से कनेक्ट करने वाला था। जब फिल्म के एंड में आर माधवन के फोन पर एक फोन आता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और इसी वजह से इसके सीक्वल हमें आज तक देखने के लिए नहीं मिल पाए।
नहीं तो डायरेक्टर विक्रम कुमार ने बताया कि इसके सीक्वल की कहानी भी उनके पास में तैयार थी, जिसको वो 13C और 13D के नाम से बनाने वाले थे। और ये पूरी की पूरी एक ट्रायलॉजी होने वाली थी, 13B, 13C और 13D। लेकिन अफसोस कि आगे चलकर ये पूरा का पूरा आइडिया ठंडे बस्ते में चला गया और इसके सीक्वल कभी नहीं बन पाए। वैसे आपको बता दें कि विक्रम कुमार ने आगे चलकर नाग चैतन्य के साथ में साल 2023 में धोता नाम की एक वेब सीरीज जरूर डायरेक्ट की है, जिसकी थीम भी काफी हद तक 13B के जैसी ही है और कई लोग तो इसको 13B का एक स्टैंड अलोन सीक्वल भी मानते हैं। लेकिन अफसोस कि धोता की कहानी और राइटिंग इतनी अच्छी होने के बावजूद भी ये कोई बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाई। वैसे आपको बता दें कि अगर आपको 13B पसंद आई थी तो विक्रम कुमार की इस वेब सीरीज धोता को एक बार आप जरूर देखना, ये भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वैसे यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि आप में से ज्यादातर लोग फिल्म देखने के लिए क्रिटिक्स का रिव्यू सुनने के बाद ही जाते होंगे, और आप में से ऐसे भी कई लोग होंगे जिन्हें 13B बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लेकिन आपको बता दें कि उस समय फिल्म को कई जाने माने क्रिटिक्स ने 1 और 1.5 स्टार दिया था। जैसे उस समय जाने माने फिल्म क्रिटिक्स तरन आदर्श ने इसको 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए थे, जहां ओवरऑल उनका ये कहना था कि ये फिल्म उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई है। तो वहीं जाने माने क्रिटिक्स राजीव मसंद ने भी फिल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार दिए थे। हालांकि ये फिल्म आपने देखी होगी और आप ये अब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कितने स्टार मिलने चाहिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार हर फिल्म को लेकर आपको रिव्यूअर के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो नतीजा ये होता है कि कई बार ऐसे गलत रिव्यूज की वजह से अच्छी खासी फिल्में भी नहीं चल पाती हैं, और कई बार क्रिटिक्स के गलत रिव्यू की वजह से खराब फिल्में भी लोग देखने के लिए चले जाते हैं और ये फिल्में अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं, जबकि ये फिल्में इतना डिजर्व करती भी नहीं हैं। खैर, ये तो बात हुई 13B फिल्म के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ 13 नंबर के पीछे की कहानी, कि आखिर क्यों 13 नंबर को लोग अशुभ मानते हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो वहीं सिख लोग इसको शुभ भी मानते हैं, खासकर से क्रिश्चियन 13 को बहुत ज्यादा अशुभ मानते हैं, और खासकर से अगर किसी महीने में 13 तारीख शुक्रवार को पड़ जाती है तो उसको तो वो बहुत ज्यादा अशुभ मानते हैं। और इसके पीछे की एक वजह बाइबल में मेंशन की गई है, जहां पर अंतिम भोज की मेज पर यहूदा 13वां सदस्य था और उसने शुक्रवार 13वीं तारीख को यीशु को धोखा दिया था और उससे झूठ बोला था, और तभी से इसको अशुभ माना जाता है। यहाँ तक कि हिंदुओं में भी कई लोग 13 को बहुत ही अशुभ मानते हैं और इस दिन कोई भी नया कार्य, कोई भी नया व्यवसाय या विवाह की तारीख तय नहीं करते हैं। और ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि 13 तारीख को किया गया शुभ कार्य आगे चलकर विनाशकारी हो सकता है। यहाँ तक कि इस बात को कई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस भी मानते हैं, जिनमें अनिल कपूर, इमरान हाशमी और एकता कपूर जैसे कई लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि ये लोग 13 तारीख को कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए नहीं जाते हैं और बाहर खाना खाने के लिए तक नहीं जाते हैं। और खासकर से अगर किसी महीने की 13 तारीख शुक्रवार को हो तो ये लोग कोई काम भी नहीं करते हैं। हालांकि इस बारे में कुछ ज्योतिषाचार्यों का ये भी कहना है कि 13 अगर देखा जाए तो वैसे उतना अशुभ नहीं है, क्योंकि इसमें 1 और 3 आता है और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 4 आता है, जो कि एक शुभ नंबर है। खैर, ये अपनी अपनी अलग मान्यता है, कोई इसको शुभ मानता है और कोई इसको अशुभ मानता है। वैसे ज्यादातर पंजाबी 13 को शुभ मानते हैं, क्योंकि 13 मतलब 13 यानी कि योर्स। इस वजह से ज्यादातर सिख लोग इसको अशुभ नहीं मानते हैं। वैसे आपको बता दें कि कई जगह 13 को इतना अशुभ माना जाता है कि कई जगह इसके बारे में मेंशन तक नहीं किया जाता है। जैसे चंडीगढ़ कोर्ट में 13 नंबर का चैम्बर ही नहीं है, यहाँ तक कि नोएडा में 13 नंबर का सेक्टर छोड़ के बाकी सारे सेक्टर हैं। इसके अलावा कई जो ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं या फिर हॉस्पिटल होते हैं, उनमें से कई जगह पर लिफ्ट में 13 नंबर का फ्लोर मेंशन किया ही नहीं जाता है, बल्कि वहां पर 12 नंबर होता है और उसके बाद में 13 छोड़ के सीधा 14 नंबर आ जाता है। यहाँ तक कि आपने भी इन सारी चीजों को नोटिस किया होगा कि कई बार रेस्टोरेंट में 13 नंबर की टेबल होती ही नहीं है। वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ये सारी चीजें तो मैंने देखी हैं, लेकिन इसके अलावा मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो वहां पर सेक्टर बी में 13 नंबर का मकान बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। हालांकि इस घर के बारे में कुछ लोगों का ये कहना था कि पहले कुछ लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो गए और विदेश में नौकरी करने लगे तो वो अपने माता पिता को भी वहीं ले गए और तब से ये घर यहीं पर वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन आसपास के लोगों का ये कहना था कि ऐसी कोई डरावनी घटना उन्होंने इस घर के आसपास नहीं नोटिस की है। इसके अलावा मैंने एक बस दुर्घटना के बारे में भी सुना था, जब एक बस नीचे खाई में गिर गई थी और इस बस के सारे पैसेंजर सही सलामत थे, बस इस बस में 13 नंबर की सीट पर बैठी हुई महिला की मृत्यु हो गई थी। इन चीजों को मैंने खुद अपने आसपास देखा और सुना है। वैसे आपका 13 नंबर के बारे में क्या ख्याल है, आप इसको कैसा मानते हैं?
आपके हिसाब से ये शुभ है या अशुभ है, और आपने कभी 13 नंबर से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं नोटिस की हों तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।